बंधन अरेंज ब्राइड ऑफ सीईओ पार्ट 5। बारिश लगातार बरस रही थी। ठंडी हवा उसके भीगे बालों को चेहरे से चिपका रही थी, लेकिन उसके भीतर का तूफान बाहर की बारिश से कहीं ज़्यादा भारी था। आदित्य ने उसके कांपते वजूद को कसकर थाम लिया था, जैसे किसी बिगड़ती रूह को सहारा दे रहा हो। कशिश का शरीर कांप रहा था, सांसें बेतहाशा तेज चल रही थी। उसकी उंगलियां आदित्य की शर्ट में धंसी हुई थी, चेहरा लाल पड़ गया था और आंखों में डर और सिरन थी। कशिश के होंठ कांपते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी की दरिंदगी की निशानी नहीं हो सकती। चारों ओर खड़े लोग अब अपने मोबाइल उठाए उस पल को कैद करने लगे थे। कैमरों की फ्लैश और बारिश की बूंदें मिलकर एक अजीब सी चमक बना रही थीं। आदित्य ने झुककर उसकी बात सुनने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि वो ठीक से सुन नहीं पा रहा था। वहीं कैफ़े के अंदर क्लाइंट्स बहुत नाराज़ हो गए थे आदित्य की यूँ अनप्रोफेशनल तरीके से मीटिंग छोड़ जाने पर। वह उठकर वहाँ से जाने लगे थे, तभी उसके असिस्टेंट ने उन्हें रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी एवरीवन, मिस्टर आदित्य हैड एन इमरजेंसी। द मीटिंग विल बी रीशेड्यूल्ड। शी इज़ मिसेस अग्निवंशी, हिज वाइफ। आई थिंक शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। कैफ़े में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था। सामने बैठे क्लाइंट्स, जो अब तक नाखुशी से मेज़ पर उंगलियां थपथपा रहे थे, एक दूसरे की ओर देखने लगे थे। उनमें से एक उम्रदराज सज्जन मुस्कुराए और कुर्सी पर टिकते हुए बोले, नो प्रॉब्लम मिस्टर वर्धान, आई अंडरस्टैंड, फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट। असिस्टेंट ने राहत की सांस ली, लेकिन वहीं कशिश अपने होश खोने लगी थी। वह सांस लेने की कोशिश करते हुए बड़बड़ा रही थी, उन्होंने मेरी माँ। उसके शब्द अधूरे ही रह गए थे। उसका गला जकड़ गया था, उसकी सांसें टूटी टूटी चल रही थीं, हर सांस जैसे उसके सीने में अटक रही थी। आदित्य ने जब उसका ढीला पड़ता हुआ बदन महसूस किया तो वह घबरा गया था। कशिश! आदित्य ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया और एक झटके में उसकी आंखों में डर उतर आया था। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था और होंठ कांप रहे थे। वो हाँफने लगी थी। उसकी नाक और होठों के बीच पसीने की महीन बूंदें चमकने लगी थी। हे कशिश, क्या हुआ है तुम्हें? आदित्य की आवाज़ अचानक से कांप उठी थी। उसके हाथ उसके गालों पर गया। उसके गाल तप रहे थे। सांस लो, मैंने कहा सांस लो, गहरी सांस लो। कशिश! उसने हड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन कशिश की सांस और ज्यादा अटकने लगी थी। वो जैसे कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज़ गले में ही घुट जा रही थी। उसकी उंगलियां आदित्य की शर्ट को कसकर पकड़ चुकी थी, जैसे किसी डूबते को सहारा चाहिए हो। आदित्य ने घबराकर उसे अपने सीने से थोड़ा दूर किया ताकि उसका चेहरा साफ देख सके। कशिश, सुनो मेरी बात, कुछ नहीं होगा, बस मेरी तरफ देखो। उसने उसके चेहरे को दोनों हथेलियों में थाम लिया था, लेकिन कशिश की आंखों में घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। सांसों की आवाज़ अब और भी ज्यादा तेज और भारी हो चुकी थी। ओह गॉड! आदित्य के दिल में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई थी। बारिश बेतहाशा बरस रही थी। कशिश की सांसें उखड़ने लगी थीं। उसका सिर आदित्य के सीने से सरकता चला जा रहा था। कशिश, कशिश! आदित्य ने घबराकर उसका चेहरा थामा। उसकी पलकें भारी होकर झुक गई थीं। उसकी सांसें घुट रही थीं। कशिश का शरीर एकदम निश्चल हो गया था। इतनी भीड़ के बीच वो बेहोश होकर आदित्य की बाहों में ढह गई थी। आदित्य के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। समबडी, प्लीज हेल्प! वह जोर से चिल्लाया। कैफे की हलचल में वरदान दौड़ता हुआ उनके करीब आया। सर कार सामने है। आदित्य ने झिझके बिना कशिश को अपनी बाहों में उठाया। उसके सिर पर बारिश गिर रही थी, बाल चेहरे से चिपके हुए थे। आदित्य ने कशिश को जरा संभालकर पीछे सीट पर लिटाया और खुद उसके सर को अपनी गोद में रखकर उसे आर्टिफिशियल ब्रीथ देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कशिश की सांसें धीरे धीरे थमती जा रही थीं। वरदान, हॉस्पिटल अभी! वरदान ने तेजी से कार स्टार्ट किया। कार फिसलती हुई सड़क पर दौड़ पड़ी थी। बारिश अब भी कांच की दीवारों से टकरा रही थी, पर अब शोर बस बाहर रह गया था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सन्नाटा पसरा था। मशीनों की बीप और एंटीसेप्टिक की गंध उस खामोशी को और गहराई दे रही थी। कशिश स्ट्रेचर पर बेसुध पड़ी हुई थी, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क। उसकी सांसें मशीन की लय में चल रही थीं। नर्सों और डॉक्टरों ने स्ट्रेचर को सीधे इमरजेंसी में ले लिया था। आदित्य वहीं दरवाजे पर रुक गया, अपनी उंगलियों से बालों में हाथ फेरते हुए, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। आदित्य, प्लीज़ वेट आउटसाइड, डॉक्टर बंसल ने अंदर जाते हुए कहा। आदित्य दीवार से टिक गया था। उसके सीने में सांसें अटक रही थीं। उसकी शर्ट अभी भीगी हुई थी, बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं, पर उसने हथेलियों में चेहरा छुपा लिया था। कई मिनट बीत गए थे, लेकिन शायद आदित्य को घंटे जैसे लग रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बंसल बाहर आए। सफ़ेद कोट के नीचे चेहरे पर वही थकान भरी अनुभवी गंभीरता थी। आदित्य झट से खड़ा हुआ, आंखों में बेचैनी और डर एक साथ झलक रहा था। डॉक्टर, कशिश कैसी है? उसे क्या हुआ है? प्लीज़ कुछ बताइए। डॉक्टर बंसल ने गहरी सांस ली। मिस्टर अग्निवंशी, अभी तो वो स्टेबल है, मगर हमने फ़िलहाल उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा है। बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर गया था।
शायद वो बहुत गहरे शौक में थी। आदित्य के होंठ हिले, लेकिन आवाज़ नहीं निकली थी। डॉक्टर बंसल ने हल्के स्वर में उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आई थिंक उसे किसी बात का गहरा सदमा लगा है। ऐसा सदमा जो दिल या दिमाग पर गहरा असर कर रहा है। हो सकता है एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो, या फिर कोई ऐसी बात जिसने उसके जीने की ख्वाहिश ही छीन ली हो। हर शब्द आदित्य के सीने पर पत्थर की तरह गिर रहा था। उसके दिमाग में वही एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा, क्या ये सब मेरे भेजे हुए डाइवोर्स पेपर की वजह से तो नहीं हुआ? उसकी सांसें अटक गई थीं। एक पल को लगा जैसे ज़मीन पैरों के नीचे से खिसक रही हो। वह दीवार से टिक गया था। हथेलियाँ आपस में कस गई थीं। डॉक्टर बंसल ने हल्के स्वर में कहा, अभी उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। रात भर उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। आप कुछ देर बाद उनसे मिल सकते हैं। आदित्य ने डॉक्टर की बात सुनी, मगर उसका दिमाग किसी भी आवाज़ को अब साफ साफ नहीं सुन पा रहा था। दिल में बस एक ही सन्नाटा गूंज रहा था, क्या मैंने उसे इतना तोड़ दिया है? बट वह धीरे धीरे वेटिंग चेयर पर बैठ गया था। हथेलियों से अपना चेहरा ढक लिया था। उसकी भीगी शर्ट अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसके सीने में जलन बढ़ती जा रही थी। करीब 1 घंटे बाद कशिश को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। कांच की बड़ी सी खिड़की के पार कशिश शांत लेटी थी। उसकी सांसें मशीनों के लय में उठ गिर रही थीं। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, वहाँ में लगी ड्रिप, मॉनिटर पर चलती दिल की बीप। आदित्य की आंखें उस चेहरे पर टिक गई थीं। वही चेहरा जो कभी हंसते हुए उसकी ज़िंदगी में रंग भरता था और आज बिल्कुल खामोश पड़ा था। उसने अपना माथा उस ठंडे शीशे से टिका दिया था, जैसे वो उस दूरी को मिटाना चाहता हो जो उसने खुद बनाई थी। कशिश, उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट जैसी निकली थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन तुम क्यों इस अनचाहे बंधन से आज़ाद होना नहीं चाहती? आदित्य नहीं जानता था कि उसकी ये हालत अपनी ज़िंदगी का वो काला राज जानकर हुई है, कि वो किसी के प्यार की नहीं बल्कि निशानी थी। बेहोशी में भी कशिश की पलकों से आंसू फिसलकर उसके गालों से अब भी गिर रहे थे। कुछ देर बाद अस्पताल के कॉरिडोर में भारी भारी कदमों की आवाज़ें गूंजने लगी थीं। तभी हॉस्पिटल में एक गहरी भारी आवाज़ गूंजी, आदित्य। रविशंकर अग्निवंशी आदित्य के सामने खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी एक साथ तैर रहे थे। आंखों में डर छुपा था, मगर जुबान पर सख्ती थी। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे वो जल्दी में यहाँ तक दौड़ते चले आए हों। उनके पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड, एक फैमिली ड्राइवर था जो कुछ कदम पीछे ही रुक गया था। क्या हुआ है कशिश को? उनकी आवाज़ जोरदार थी, जिससे वेटिंग एरिया में बैठे नर्स और अटेंडेंट भी पलट कर देखने लगे थे। आदित्य एक पल के लिए खामोश रह गया था। आंखें अभी कांच की खिड़की के पार उस बिस्तर पर लेटी कशिश पर टिकी हुई थीं। आवाज़ सुनकर उसने धीरे से चेहरा घुमाया और उठ खड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं, रोने से या नींद न आने से, ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। मैंने आपसे कुछ पूछा है आदित्य? रविशंकर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया था। वो तो यूनिवर्सिटी गई थी सुबह, फिर ये सब कैसे हुआ? उनकी आवाज़ काँप रही थी, गुस्से या डर से, या शायद दोनों से। आदित्य ने कोई सफाई नहीं दी। उसका गला सूखा हुआ था, जैसे सारे शब्द वहीं मर गए हों। उसने बस धीमी आवाज़ में कहा, मुझे खुद नहीं पता दादाजी। रविशंकर ने कॉलर छोड़ा, लेकिन उनका चेहरा और लाल हो चुका था। उन्होंने कांच की खिड़की के पार देखा। कशिश मासूम सी लेटी हुई थी, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, हाथ में ड्रिप और शरीर पर अस्पताल की सफ़ेद चादर। उस दृश्य ने उनके भीतर के हर सख्त कवच को हिला दिया था। डॉक्टर कहाँ हैं? उन्होंने तेज़ आवाज़ में पुकारा। इसी बीच डॉक्टर भी वहाँ आ गए थे। मिस कशिश अब स्टेबल है मिस्टर अग्निवंशी, आप परेशान मत होइए, लेकिन शॉक बहुत गहरा है। उन्हें कुछ समय और निगरानी में रखना होगा। वो होश में नहीं आई हैं अभी। रविशंकर ने गहरी सांस ली। उनके माथे की नसें अब भी तन चुकी थीं। फिर उन्होंने आदित्य की ओर मुड़ते हुए दबे गुस्से में कहा, अगर इस हालत के पीछे तुम्हारा ज़रा भी हाथ हुआ ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूँगा आदित्य। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस नज़रें झुका ली थीं। दिल में वही वाक्य गूंज रहा था, क्या मैंने उसे इतना तोड़ दिया है? अगली सुबह की हल्की धूप हॉस्पिटल के सफ़ेद पर्दों से छनकर कमरे में उतर रही थी। वार्ड में मशीनों की हल्की सी आवाज़ और नर्सों की धीमी सी बातचीत गूंज रही थी। बीती रात की बेचैनी जैसे अब भी हवा में रह रही थी, लेकिन अब भी उस बेचैनी में एक अजीब सी उम्मीद घुल चुकी थी। आदित्य वहीं कुर्सी पर बैठा था, कशिश के बेड के बिल्कुल पास। पूरी रात उसने एक पल को भी आंखें बंद नहीं की थी। उसकी शर्ट तो सूख गई थी, पर सीने की जलन अब भी वैसी थी, शायद और गहरी, और उसके साथ कुछ ऐसा जो वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। दरवाजे के बाहर हॉल में हलचल थी। जमुना आंटी, गौरी और रविशंकर जी भी पहुंच चुके थे। सबके चेहरों पर बेचैनी और चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। गौरी ने दरवाजे से झांक कर देखा तो कशिश का चेहरा थोड़ा हल्का लग रहा था, पर अब भी और नाजुक। करीब 8 बजे कशिश की उंगलियां हल्के से हिली थीं।
फिर धीरे धीरे उसकी पलकों ने थरथरा कर आंखें खोली। कुछ सेकंड तक तो वो छत को खाली निगाहों से देखती रही थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसकी नज़र साइड में बैठे आदित्य पर पड़ी, जो नींद और जागने के बीच भी उसे देख रहा था। कशिश, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट जैसी निकली, लेकिन उसमें जो राहत थी वो साफ झलक रही थी। कशिश ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर गला सूखा हुआ था। आदित्य ने धीरे से उसका हाथ थामा, वही हाथ जिसे कभी उसने खुद पीछे छोड़ दिया था। कशिश की आंखों में हैरानी उतर आई थी। वो कुछ नहीं कह पाई, बस उसे देखती रही। और अगले ही पल आदित्य झुक गया था और उसके माथे को अपने सीने से लगा लिया था, जैसे रात भर का सारा डर उसी पल में बह गया हो। थैंक गॉड तुम ठीक हो, उसके लफ्ज कांप रहे थे। कशिश स्तब्ध थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आदित्य की बाहों में खुद को इस हाल में पाएगी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, मगर ये नमी अब डर से ज़्यादा उलझन की थी। वो आदित्य के इस बदले हुए बर्ताव को समझ नहीं पा रही थी। दरवाजे पर खड़ी जमुना आंटी ने ये नज़ारा देखा तो उनकी आंखों में भी राहत उतर आई थी। उन्होंने धीरे से गौरी का हाथ थामा। बस अब सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने धीमे से कहा। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि बस ये उनका वहम है। कुछ देर बाद आदित्य ने महसूस किया कि कशिश उसकी बाहों में झूल रही थी, जैसे उसके भीतर कुछ भी बाकी ही न रह गया हो। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई हरकत नहीं थी। चेहरा बिल्कुल खाली था और कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने कहा था कि शारीरिक रूप से तो वह खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनकी आंखों में जिंदगी की लौ कहीं गुम हो चुकी थी। दिन बीतते गए और वो वैसे ही पड़ी रही थी, बेआवाज, बेहिस, बेपरवाह। करीब एक हफ्ता गुजर गया था। सुबह आती, शामें ढलती और कशिश एक बेजान पुतले की तरह कमरे में पड़ी रहती थी। आदित्य की थकी हुई आंखों में हर दिन बस उम्मीद झिलमिलाती और हर शाम बुझ जाती थी। गौरी और रविशंकर जी के सब्र की डोर भी अब टूटने लगी थी। कशिश, आखिर कब तक ऐसे पड़ी रहोगी? गौरी की आवाज़ में दर्द और झुंझलाहट दोनों थे। रविशंकर जी ने गुस्से में कहा, क्या यही सिखाया था हमने तुम्हें? जरा सी बात में दुनिया से नाता तोड़ लेना। आखिर किस बात ने तुम्हें इतना तोड़कर रख दिया है? पर कशिश ने कोई जवाब नहीं दिया था। न पलकों में कोई कपकपाहट थी, न होठों में कोई हरकत। आदित्य ने भी कई बार उसे झकझोरा, कभी गुस्से में तो कभी बेबसी में। कशिश, प्लीज कुछ तो बोलो। उसकी आवाज़ में टूटे हुए इंसान की तकलीफ थी। उसे अपने किए हुए बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कशिश की इस हालत का जिम्मेदार वह खुद को ही मानता था। कई दिन बीत चुके थे। हॉस्पिटल के कमरे से अग्निवंशी मैन तक का रास्ता छोटा ज़रूर था, पर कशिश के लिए मानो सदियों का फासला बन गया था। वह अब घर पर थी, लेकिन जैसे खुद में ही कैद। सुबह आती, शामें ढलती और दिन गुजरते जाते, पर कशिश ना तो कॉलेज जाती और ना ही किसी से ज़्यादा बात करती। बस हल्की सी मुस्कान के पीछे अपने अंदर की चीखें छिपा लेती। एक शाम जब गौरी ने फिर से धीरे से पूछा, कशिश, कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? सब ठीक तो है ना? कशिश बस हल्का सा मुस्कुरा दी थी। वो मुस्कान जो जवाब नहीं थी, बस सवालों को दूर धकेलने का एक तरीका थी। सब ठीक है गौरी, बस मन नहीं कर रहा अभी। गौरी ने उसे समझाना चाहा, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे उसकी बात वहीं रोक दी थी। रात का वक्त था। कमरे में हल्की पीली रोशनी में कशिश बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी। छत को देखती आंखें जैसे कुछ ढूंढ रही थी, शायद वो खुद को, जो इस हादसे में कहीं खो गई थी। उसी वक्त दरवाजे की चरमराहट के साथ आदित्य कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा पूरे दिन किसी ने उससे बात नहीं की थी और ना उसने ही किसी से, और ये चुप्पी अब आदित्य को अंदर ही अंदर चुभने लगी थी। वो पास आकर खड़ा हो गया था, फिर अचानक गुस्से में बोल पड़ा, तुम ऐसे कब तक भागती रहोगी कशिश? सब तुम्हारे आसपास है, फिर भी तुम किसी से बात नहीं करती। अब तो मैंने डाइवोर्स पेपर भी श्रेड कर दिए हैं। नहीं चाहती ना तुम इस बंधन से आज़ाद हो ना? तो तुम खुश रहो ना। कशिश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी छत को ही देख रही थी। कशिश, उसने और ऊंची आवाज़ में कहा, कम से कम मुझसे तो कुछ बोलो। ये जो तुम हर बात को ऐसे चुपचाप निकल जाती हो ना, वो दादाजी को कितना परेशान कर रहा है। कशिश ने पलटकर उसकी तरफ देखा। ना आंखों में आंसू थे ना गुस्सा, बस एक गहरी थकान थी। आदित्य, उसने धीमे से कहा, तुम नहीं समझोगे। कुछ टूटने की आवाज़ बाहर नहीं आती, वो अंदर बहुत धीरे धीरे चीखती है। और मैंने नाना जी से बात कर ली है। उसके शब्दों में नरमी भी थी और ऐसी चुभन भी जिसे आदित्य ने अपनी सांसों तक महसूस किया था। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर झुंझलाहट में बोला, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? कशिश ने नजरें झुका ली थीं, जवाब फिर भी नहीं दिया था। और इस बार आदित्य को उसका यूं इग्नोर करना किसी सज़ा जैसा लग रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये प्यार है या बस इसलिए उसकी परवाह कर रहा है क्योंकि वो नंदिनी की बेटी है। वो बिस्तर के पास झुकते हुए लगभग टूटे हुए लहजे में बोला, प्लीज़ कुछ तो बोलो कशिश, ये खामोशी मार देती है मुझे। कमरे में बस दोनों की सांसों की आवाज़ थी और वो गहरा सन्नाटा
जो दोनों के भीतर से कचोट रहा था। आदित्य अब ज़्यादा देर तक अपनी झुंझलाहट दबा नहीं पा रहा था। वह बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया था, जैसे अब ये चुप्पी तोड़नी होगी। वाह सुपर्ब, उसने व्यंग्य से कहा। सबसे बात बंद कर दी। कशिश ने हल्की सी भौहें चढ़ाई। आदित्य, अब ड्रामा मत कीजिए प्लीज़, मैं बस थोड़ी शांति चाहती हूँ। शांति? वो हंस पड़ा था, मगर वो हंसी कड़वाहट भरी थी। तुम्हें पता भी है तुम्हारी ये शांति मेरे लिए कैसी सज़ा बन गई है। कशिश ने तकिया पलटते हुए मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। आप हर बात को इमोशनल मत बना दीजिए। सब कुछ आपके बारे में तो नहीं होता, इंसान को अपने भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। आदित्य कुछ पल को चुप रहा, फिर जरा सा झुकते हुए बोला, और सब कुछ तुम्हारे अंदर ही दबा रहना चाहिए है ना? ये तुमने कब तय किया? तुम बोल सकती हो कशिश, झगड़ सकती हो, पर यहाँ चुप रहकर मुझे पागल मत करो। वो अचानक उसके हाथ से तकिया खींचकर बोला, देखो मेरी तरफ। कशिश गुस्से में झटके से उठी। आदित्य, पागल हो गए हैं क्या आप? हाँ, हो गया हूँ, उसने लगभग उसके सामने झुकते हुए कहा। तुम्हारी ये नज़रों से दूर रहने की आदत पागल बना रही है मुझे। तो उसने ज़िद्दी नज़रों से उसकी आंखों में देखा। मैं आपको रिपोर्ट दूँ कि मैं कब रोऊँ, कब चुप रहूँ और कब हंसूँ? आदित्य हंसा। इस बार उसकी मुस्कान में हल्की सी शरारत घुली थी। हाँ, कम से कम थोड़ा झगड़ो मुझसे, चुपचाप रहने से अच्छा है तुम मुझ पर चिल्लाओ। पागल इंसान है आप। कशिश ने उसे हल्का सा धक्का दिया। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसकी उंगलियां अपनी मुट्ठी में कैद कर ली थीं। कशिश ने छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ में वो पल भर को जैसे ठहर गई थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, नज़रों में झुंझलाहट और हल्की सी हंसी दोनों घुल गई थी। आदित्य, उसने धीमे से कहा, छोड़िए, पहले मानो कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, बस मुझे तंग कर रही हो। वो मुस्कुराते हुए बोला, और अगर मैं मानने से इनकार कर दूँ तो? कशिश ने पलटकर उसकी तरफ देखा। जिद में एक नरम सी चमक थी। तो मैं ज़बरदस्ती मनवाऊंगा। आदित्य ने उसकी उंगलियां हल्के से दबाईं, बिना जोर डाले, बस इतना कि उसके दिल की धड़कन महसूस हो सके। कशिश की नज़रें झुक गई थीं, मगर होठों के कोने हल्के से मुस्कुराहटे थे। उसकी वही मुस्कान जो कई दिनों से गुम थी, आज आदित्य की वजह से वह उन कड़वी यादों से बाहर आई थी। अब तो तुम मुस्कुरा रही हो, आदित्य ने धीमे से कहा। कितना मिस कर रहा था ये चेहरा मैं। कशिश की हल्की सी मुस्कान जैसे कुछ ही पल की मेहमान थी। आदित्य की बातों पर वो हंसी ज़रूर थी, लेकिन उसके दिल में अभी वो अंधेरा जिंदा था, वही अंधेरा जो उसकी आंखों में फिर से उतर आया था। उसकी नज़रें एकदम झुक गई थीं, चेहरे की वो हल्की सी चमक पल में बुझ गई थी। उसने धीरे से अपना हाथ आदित्य से छुड़ाया और बिस्तर के पीछे की ओर टिक गई थी, जैसे सारी ताकत एकदम से निकल गई हो। आदित्य चौंक गया था। कशिश, क्या हुआ है? उसकी आवाज़ में चिंता उभर आई थी। कशिश ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें भर आई थीं। वो और सह नहीं पाई थी, और अगले ही पल वो अचानक झुकी और आदित्य के सीने से लिपट गई थी। आदित्य के सीने पर उसका चेहरा छिप गया था और इतने वक्त से रोके गए आंसू फूट पड़े थे। कशिश, आदित्य के हाथ धीरे से उसके बालों पर टिक गए थे। वो उसे कसकर अपने पास थामे रहा। वो चीख नहीं रही थी, बस दबे आंसुओं में टूट रही थी। अब और मत छुपाओ, उसने बेहद नरमी से कहा। मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सी बात इतनी परेशान कर रही है। मुझसे तो कुछ भी मत छुपाओ प्लीज़। कशिश ने सुबकते हुए सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे उसके लफ्ज़ टूटे टूटे बाहर आने लगे थे। उस दिन आरव अंकल ने कहा था कि मैं किसी की बेटी नहीं हो सकती। मैं तो बस एक गलती की औलाद हूँ। उसके हर शब्द ने आदित्य के भीतर तक झकझोर दिया था। आदित्य के चेहरे की नरमी अब धीरे धीरे सख्ती में बदलने लगी थी। उसकी मुट्ठियाँ अनजाने में भिज गई थीं, नसें तन गई थीं। आरव, उसने बामुश्किल अपने अंदर उबलते हुए गुस्से को काबू में रखते हुए कहा। उसकी आंखों में अब भी सन्नाटा नहीं आग थी, लेकिन उस वक्त उसने खुद को संभाला, क्योंकि सामने रोती हुई कशिश थी। उसने दोनों हथेलियों से उसका चेहरा थाम लिया था। उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, तुम सुनो मुझे। वो इंसान क्या कहता है उसकी कोई कीमत नहीं है। वो झूठ था, गंदा और घटिया झूठ, और मैं तुम्हें ये बात 100 बार समझाऊंगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो भी। कशिश की आंखों से आंसू अभी बह रहे थे, पर तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज़ आई। रविशंकर जी चुपचाप दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन इस बार वो कुछ कहने से पहले बहुत देर तक अपनी पोती को देखे जाते रहे थे। उनकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन चेहरा मजबूत था। धीरे धीरे वो आगे आए और नरम आवाज़ में बोले, कशिश। कशिश ने जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी, उसे एक झटका सा लगा। वो जल्दी से आंसू पोंछने लगी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। रविशंकर जी बिस्तर के पास आकर बैठे और बेहद स्नेह भरे अंदाज में बोले, बेटा, जो तेरी माँ के साथ हुआ
उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी, जरा भी नहीं। तो किसी के गुनाह की निशानी नहीं है। तू नंदिनी का सबसे बड़ा गर्व है, समझी? कशिश की आंखों में आंसू और तेजी से बहने लगे थे। रविशंकर जी ने अपनी जेब से कुछ खत निकालकर उसके सामने रख दिए थे और उन्हें खोलते हुए बोले, तेरी माँ ने तो उससे मिलने के लिए बहुत कुछ लिखा था, बहुत कुछ। शायद किस्मत ने उन्हें वक्त नहीं दिया, लेकिन उनके हर लफ्ज़ में तेरे लिए मोहब्बत थी। उन्होंने वो पुराने खत कशिश की हथेलियों में रखे। पुराने कागज़ों की खुशबू में नंदिनी की आत्मा जैसी सांस ले रही थी। कशिश ने कांपते हाथों से खत खोला। मेरी प्यारी कशिश, अगर कभी कोई तुझे तेरी पहचान पर सवाल करे तो उसे कहना, तेरी माँ ने तुझे किसी शर्म से नहीं, अपने जान से ज़्यादा मोहब्बत से जन्म दिया है। हर लफ्ज़ उसके टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने लगा था। कशिश सिसकते हुए रविशंकर जी के गले लग गई थी। इस बार बिना कोई झिझक के नानू, वो बच्चों की तरह रो पड़ी थी। रविशंकर जी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, अब और मत रोना बेटा, अब तुम अकेली नहीं हो। आदित्य पास ही खड़ा था। उसकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन दिल में राहत भी। कशिश ने धीरे धीरे खतों को सीने से लगा लिया और बहुत समय बाद उसके चेहरे पर एक शांति उतर आई थी, मानो उसने वो बोझ जो इतने दिनों से ढो रही थी आज उतार दिया हो। कमरे में अब सन्नाटा नहीं था, पर उस सन्नाटे की जगह अपनों का एहसास और माँ के लफ्ज़ों की ताकत ने ले ली थी। अगली सुबह आसमान हल्का सुनहरा था। हवा में ठंडक और एक नई शुरुआत की हल्की सी महक थी। कई हफ्तों बाद कशिश ने पहली बार खुद को थोड़ा संभाला था। उसने अपनी माँ के खत रात भर पढ़े थे और उन लफ्ज़ों ने उसके टूटे दिल में जैसे कोई नरम रोशनी जगा दी थी। वो अब भी पूरी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन अब डर के साए में नहीं, अपने पाँव पर खड़े होने की ठान चुकी थी। वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर बाहर निकली। गेट के बाहर जाते ही उसने देखा पार्किंग में आदित्य अपनी कार में बैठा इंतजार कर रहा था। कशिश एक पल के लिए रुक गई थी। उसके दिल में हल्की सी हलचल हुई, पर अगले ही पल उसने खुद को झटका, जैसे अपने जज्बात पर लगाम कस ली हो। नहीं कशिश, वो तुझे प्यार नहीं करते, बस अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। अब हर बार उन्हें देखकर कमज़ोर नहीं पड़ना है, उसने मन ही मन कहा और तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई थी। आदित्य, जो कई मिनटों से उसके आने का इंतज़ार कर रहा था, उसे अनदेखा करके जाते हुए देख और ज़्यादा बेचैन हो गया था। उसने अचानक कार का हॉर्न जोर से बजा दिया था। तेज़ हॉर्न की आवाज़ से कशिश एकदम से चौंक गई थी। उसके हाथ बैग पर कस गए थे और कदम रुक से गए थे। चेहरे पर हल्का सा डर और झुंझलाहट साथ साथ उतर आई थी। वो पलटी, जैसे आदित्य से कुछ कहना चाहती हो, लेकिन गौरी के कॉल आने की वजह से वह वापस अपनी कार की तरफ चली गई थी। उसे जाते देख आदित्य स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए गुस्से में बोल पड़ा था, इस लड़की को समझ नहीं आता क्या कि मैं इसका वेट कर रहा हूँ। कशिश गौरी से बात करते हुए ड्राइवर की तरफ बढ़ गई थी। ड्राइवर पहले से ही तैयार गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। चलिए अंकल, उसने ठंडे और सते लहजे में कहा। गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी और पीछे खड़ा आदित्य बस उसे जाते हुए देखता रह गया था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी, होठ भिजे हुए थे और नज़रों में बेचैनी थी। अच्छा, अब इग्नोर करोगी मुझे? उसने धीरे से स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा। फाइन, खेल तो मैं भी खेलना जानता हूँ। वो भी इंजन स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ निकल पड़ा था। दांत पीसते हुए वह स्टीयरिंग पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। ऑफिस की हलचल हमेशा की तरह थी, लेकिन आज का दिन कुछ और ही था। आदित्य के चेहरे पर सुबह से ही गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। वो जैसे किसी भी बात पर फटने को तैयार था। जैसे ही वह अपने केबिन में दाखिल हुआ, स्टाफ को लगा कि शायद बॉस का मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की थी। वरदान कॉफ़ी लेकर अंदर आया। हमेशा की तरह हल्की फुल्की बातें करके माहौल हल्का करने के इरादे से बोला, गुड मॉर्निंग सर। लगता है आज तो बहुत एनर्जेटिक मूड में है। लेकिन आदित्य की भौएं और सिकुड़ गई थीं। वरदान, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, काम करो। वरदान हकबका गया था। उसने तो बस मजाक में माहौल हल्का करने की कोशिश की थी। कुछ ही देर में एक स्टाफ ने मीटिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर अंदर आने की कोशिश की और आदित्य ज़रा सी बात पर उस पर बरस पड़ा था। मुझे ये रिपोर्ट 5 मिनट में चाहिए। 5 मिनट में? उसने टेबल पर फाइल पटकते हुए ज़ोर से कहा। फाइल्स को ऐसे लाते हैं? क्या हॉस्टल में काम कर रहे हो तुम लोग? पूरा ऑफिस सन्न रह गया था। आदित्य आज खुद को भी समझ नहीं पा रहा था और गुस्सा हर उस चीज़ पर निकाल रहा था जो उसके सामने आ रही थी। उसके लहजे में इतनी सख्ती थी कि सामने खड़ा जूनियर डर से हकलाने लगा था। पूरा दिन
उसने किसी को चैन की सांस नहीं लेने दी थी। मीटिंग में भी कुर्सी पर बैठने के बजाय वह चक्कर लगाते हुए बार बार फाइलें पलटता रहा था, मगर दिमाग में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, कशिश का। वरदान कब से केबिन के बाहर खड़ा उसे देख रहा था। बॉस, आप ठीक तो है ना? आज तो आपने किसी को भी चैन नहीं लेने दिया है, उसने धीरे से कहा। वरदान, अगर एक सवाल और किया ना तो सबसे पहले इस कंपनी से तेरी छुट्टी होगी। आदित्य ने टेबल पर हाथ पटका और ठंडी नज़र से उसकी ओर देखा। वरदान एक कदम पीछे हट गया था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट अब भी साफ दिख रही थी। उसकी गुस्से भरी नजरें देखकर वरदान के हाथ में पकड़ी फाइलें लगभग गिर गई थीं। उसने एक कदम पीछे हटते हुए धीरे से कहा, ओके सर, आई विल बी आउटसाइड। आदित्य ने गहरी सांस ली, अगर गुस्सा अब भी उसके चेहरे पर ठहरा हुआ था। वे अपने डेस्क पर बैठकर लगातार उंगलियों से टेबल पर मारता रहा, जैसे कोई बेचैनी उसके भीतर उबल रही हो। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज की टोन बजी। उसने मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर जो फोटो था वो जैसे उसके गुस्से को और भी हवा देने वाला था। कशिश यूनिवर्सिटी के कैंटीन एरिया में कुछ लड़कों के साथ ग्रुप में बैठी हुई थी। सब हंस रहे थे और वो जिसने आज सुबह उसकी तरफ देखा तक नहीं था, वो अब किसी और के साथ हंस रही थी। आदित्य की आंखों में हल्की सी जलन और गुस्से की लौ और तेज़ भड़क उठी थी। वो कुछ लड़कों के साथ यूनिवर्सिटी की कैंटीन में हंसते हुए बैठी थी। किसी ने साइड से कैंडिड शॉट लिया था, लेकिन आदित्य के अंदर कुछ बुरी तरह खल उठा था। उसने फ़ोन कसकर मुट्ठी में भींच लिया था। तो अब मुझसे बात करने का टाइम नहीं है उनके पास, लेकिन इनके साथ टाइम है। वो बुदबुदाया और अगले ही पल चेयर से उठ खड़ा हुआ था। वो अपने केबिन का दरवाज़ा धड़ाम से खोलता हुआ बाहर निकला। स्टाफ के लोग उसे देखकर रास्ता छोड़ने लगे थे। उसके चेहरे पर गुस्सा अब साफ दिख रहा था। बहुत मज़े आ रहे हैं ना उसे। उसके होठ दबते चले गए थे। गुस्से में उसका जबड़ा तन गया था। उसने टेबल पर रखा अपना मोबाइल कसकर पकड़ लिया। वरदान, सभी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, उसने ज़ोर से कहा। चेयर को धक्का देते हुए वो उठ खड़ा हुआ था। पर सर, वरदान अभी। उसकी दहाड़ पूरे कैबिन में गूंज गई थी। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन ठंडी थी। तुम समझदार आदमी हो, ज़्यादा सवाल मत पूछो। वरदान ने सिर हिलाया। ओके सर। आदित्य फ़ोन हाथ में लिए गुस्से में दांत भींचते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया था। हर कदम में वो बेचैनी, वो जलन साफ झलक रही थी, मानो उसे किसी ने छेड़ दिया हो, जिसे वो सिर्फ अपना मानता था। अगले ही पल आदित्य अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, हाथ स्टीयरिंग पर और नज़रें कशिश की उस तस्वीर पर जमी हुई थीं। गाड़ी की स्पीड अब बढ़ चुकी थी। यूनिवर्सिटी का नाम गेट पर उभरते ही उसके दिल की धड़कन और तेज़ हो गई थी। भीतर कैंपस में वही लड़की हंसते हुए कुछ कह रही थी और कशिश हल्की सी मुस्कान लिए सिर झुकाकर उनके जवाब दे रही थी। गाड़ी के ब्रेक ने अचानक एक तीखी चीख के साथ रुकते हुए धूल उड़ा दी थी। आदित्य की नज़रों के सामने अब यूनिवर्सिटी कैंटीन का वो कोना था जहाँ कशिश कुछ लड़कों के साथ बैठी हुई थी। हल्की ठंडी हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और वो हंसते हुए कुछ कह रही थी। आदित्य की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस चुकी थीं, जबड़ा कसा हुआ था, नज़रें ठंडी और गुस्से से भरी हुई थीं। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें, उसने बुदबुदाया। उसके अंदर कुछ बुरी तरह उबल रहा था। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकला। हर कदम में गुस्सा और बेचैनी दोनों खुली हुई थीं। रास्ते में खड़े कुछ स्टूडेंट ने उसकी ओर देखा, जैसे समझ रहे हों कि कुछ बड़ा होने वाला है। कशिश ने भी दूर से एक हल्की सी आहट में नज़रें उठाईं और उसकी नज़रें सीधे आदित्य से टकरा गई थी। एक पल को हंसी उसके चेहरे से गायब हो गई थी। उसकी उंगलियां कप में जमी ठंडी कॉफ़ी पर थम गई थीं। लड़के अब भी कुछ कह रहे थे, लेकिन कशिश का ध्यान उनसे हट चुका था। आदित्य की आंखों में वो रोशनी नहीं थी जो आम दिनों में होती थी। वहाँ बस एक खामोश आग जल रही थी। तो भी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करें। आपका एक कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.